नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। ये स्टोरी मैं आज थोड़ा जल्दी रिकॉर्ड कर रहा हूं, अर्ली रिकॉर्ड कर रहा हूं और बैक टू बैक 2 स्टोरीज रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि मैं एक दिन के लिए छुट्टी लेना चाहता हूं। तो मेरी रिसर्च आमतौर पर मैं जितना टाइम लगा कर करता हूं कर नहीं पाया हूं, तो इसलिए अगर इस स्टोरी में कोई कमी रह जाए तो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये घटना कर्नाटक की है, कर्नाटक के शिवमोगा की। यहाँ रहने वाले एक रिटायर्ड पुलिस सब इंस्पेक्टर, बेसिकली इनका डिजिग्नेशन था असिस्टेंट रिजर्व सब इंस्पेक्टर कर्नाटका पुलिस, और ये रिटायर हुए थे 2015 में। और इनका नाम है नागेंद्रप्पा। तो ये रिटायर्ड पुलिस के जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थे नागेंद्रप्पा, इनकी लाश जो है शिवमोगा के पास एक जगह है, कुस्कुर गांव है, उस गांव के पास सड़क के किनारे पड़ी हुई मिलती है और तारीख है 29 नवंबर 2022। पुलिस जब इस लाश को देखती है, पहले तो गांव वालों की नज़र पड़ती है, फिर पुलिस वहां पर पहुंचती है और पुलिस वहां पर जब पहुंचती है तो पुलिस देखती है कि कोई विजिबल इंजरी मार्क इस इंसान की बॉडी पर नहीं है। पहली नज़र में तो पुलिस पहचान भी नहीं पाई थी कि जिसकी मौत हुई है वो बंदा कौन है, लेकिन बाद में उसकी आइडेंटिटी क्लियर होती है और ये पता चलता है कि जिसकी मौत हुई है, सड़क के किनारे जिसकी लाश पड़ी हुई थी, वो कोई और नहीं बल्कि कर्नाटका पुलिस का ही असिस्टेंट रिजर्व सब इंस्पेक्टर था, नरेंद्रप्पा। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और जब पोस्टमार्टम इस लाश का हुआ तो पुलिस को पता चला कि नरेंद्रप्पा की मौत जो है वो जहर पिलाए जाने की वजह से हुई है। कहने का मतलब ये कि नरेंद्रप्पा ने खुदकुशी नहीं की। हालांकि जो कातिल है उनका इरादा यही था कि इस केस को खुदकुशी का केस दिखाएं, इसी वजह से उन्होंने मौत का कोई और तरीका नहीं चुना बल्कि ज़बरदस्ती नरेंद्रप्पा को जहरीली चीज़ पिला दी। लेकिन किसी इंसान के साथ जब कोई ज़ोर ज़बरदस्ती होती है तो उसके मार्क भी इंसान की बॉडी पर छूट जाते हैं और पोस्टमार्टम में वो मार्क फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को नज़र आए और जिस तरह से सीन ऑफ क्राइम था उसे देखकर भी ये लग रहा था कि खुदकुशी करने के लिए ये सड़क के किनारे ये जगह, ये भी कोई लॉजिकल बात नहीं है। तो इस वजह से पुलिस को और एक्सपर्ट्स को ये समझ में आ गया कि ये मामला मर्डर का है और नागेंद्रप्पा की हत्या की गई है और कातिलों ने कोई जहरीली चीज़ पिलाकर उसकी जान ली है। तो कुल मिलाकर इस मामले में मर्डर का केस दर्ज किया गया और पुलिस ने इसकी तफ्तीश शुरू की। अब जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो जाहिर है पुलिस नाते, रिश्तेदार, परिवार, दोस्त, दुश्मन, इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द जो है वो मामले की जांच कर रही थी, क्योंकि एक रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर, जाहिर है उम्र जो है 60+ होगी। इस उम्र के किसी आदमी की हत्या के पीछे मोटिव क्या हो सकता है, पुलिस इन चीज़ों को एसेस करने और समझने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच पुलिस को यह जानकारी मिली कि 29 नवंबर को जब यह हत्या हुई उससे कई रोज पहले 9 नवंबर को यह आदमी एक सड़क हादसे में मरते मरते बचा था। हुआ यह था कि उस रोज 9 नवंबर को यह अपने घर के पास से ही बाइक से गुजर रहा था और किसी अज्ञात ट्रक ने उनकी बाइक को हिट किया, लेकिन उस एक्सीडेंट में नागेंद्रप्पा की जान बाल बाल बच गई और कुछ मामूली चोटें उसे आई, लेकिन उसकी मौत नहीं हुई। अब पुलिस ने इन दोनों घटनाओं को रिलेट करके देखना शुरू किया, क्योंकि इन दोनों के बीच का टाइम फ्रेम जो है वो काफ़ी कम था। तो पुलिस को लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पहला जो जख्मी होने वाली बात है रोड एक्सीडेंट में, वो भी कोई मर्डर अटेम्प्ट हो और बाद में भी जो है जब मौत हुई है तो ये मर्डर कर दिया गया हो। तो दोनों घटनाओं का एक दूसरे से कोई रिलेशन तो नहीं है। तो पुलिस ने इस पहलू को खंगालने और एक्सप्लोर करने की शुरुआत की और जब पुलिस ने इन चीज़ों को खंगाला तो टेक्निकल सर्विलांस में पुलिस को एक बड़ी क्लिंचिंग चीज़ नज़र आई। वो क्लिंचिंग एविडेंस ये था कि 9 नवंबर को जहां पर ये एक्सीडेंट हुआ था वहां पर कुछ सर्टन फ़ोन नंबर्स एक्टिव थे और इत्तेफाक से 29 नवंबर को जब नागेंद्रप्पा की हत्या हुई
उस समय भी उस लोकेलिटी में वही सर्टन फ़ोन नंबर्स जो है वो एक्टिव थे। तो कहने का मतलब ये कि दोनों घटनाओं का एक दूसरे से कनेक्शन इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन में, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस में पुलिस को पता चल रहा था। अब पुलिस ने फैमिली के बारे में जब पता करना शुरू किया तो पुलिस को यह भी पता चला कि नागेंद्रप्पा जो है वो साल 2015 में रिटायर हुए थे और 5 साल बाद इनकी पत्नी, जिनका नाम इरम्मा था, उनकी मौत हो गई। और उसके 1 साल बाद यानी रिटायरमेंट के 6ठे साल नागेंद्रप्पा ने एक दूसरी महिला से शादी कर ली थी। तो आप समझिए कि बिल्कुल ज़ईफ़ी में यानी बुजुर्गियत में, एल्डरली एज जब था, ओल्ड एज था नागेंद्रप्पा का, रिटायरमेंट के भी 6 साल गुजर चुके थे, उसके बाद नागेंद्रप्पा ने नए सिरे से एक शादी की। और इस शादी के बाद नागेंद्रप्पा की अपने बेटों के साथ अनबन रहने लगी थी। और नागेंद्रप्पा के बेटे जो है वो जाहिर है पहली शादी से थे, तो उनका एज ठीक ठाक था। जो उनका बड़ा बेटा था नागेंद्रप्पा का, उसकी उम्र 42 साल की थी और नाम है मंजुनाथ। और छोटा बेटा, उसकी उम्र 40 साल की है और उसका नाम है उमेश। जो बड़ा बेटा है वो तो ड्राइविंग का काम करता है, लेकिन छोटा बेटा जो है वो नागेंद्रप्पा की तरह ही पुलिस में है और कर्नाटक स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स के बटालियन 4 में वो हेड कांस्टेबल के पद पर काम करता है और वो बेंगलुरु में उसकी पोस्टिंग भी है। तो कुल मिलाकर नागेंद्रप्पा के 2 बेटे थे, पत्नी की मौत हो चुकी थी और नागेंद्रप्पा ने दूसरी शादी की थी। और इस दूसरी शादी के बाद पुलिस को ये पता चला कि दोनों बेटों की नागेंद्रप्पा से कहासुनी होती रहती थी, घर में लड़ाई झगड़े होते रहते थे। इसकी वजह यह है कि इस दूसरी शादी के बाद नागेंद्रप्पा को दूसरी बीवी से एक और बेटा भी था। अब मैं आपको बताऊं, ये जो दूसरा बेटा था ये नागेंद्रप्पा का अपना बेटा था जो दूसरी शादी से पैदा हुआ था, या फिर जो महिला जिससे नागेंद्रप्पा ने दूसरी शादी की थी वो महिला पहले ही कहीं मैरिड थी तो अपना बेटा लेकर आ गई थी, जिसको अब नागेंद्रप्पा ने अपने तीसरे बेटे के तौर पर अडॉप्ट कर लिया था। ये बात अभी बहुत क्लियर नहीं है, मतलब मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि नागेंद्रप्पा के पहले 2 बेटे थे, अब दूसरी शादी के बाद एक और बेटा उस घर में आ चुका था और इसी के बाद जो है उस परिवार में लड़ाई झगड़े की शुरुआत हो गई थी। पुलिस को जब इस बात का पता चला तो पुलिस ने बगैर देर किए हुए नागेंद्रप्पा के दोनों बेटों को इंटरसेप्ट किया, पकड़ लिया, मंजुनाथ को और जो कर्नाटक पुलिस का हेड कांस्टेबल था उमेश, उसको भी। और इनसे पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की। और जब पुलिस ने दोनों से सख्ती से पूछताछ की, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दोनों को दिया, तो इन दोनों ने खुद अपने पिता नागेंद्रप्पा का कत्ल करने की भयानक बात कबूल कर ली। और उन्होंने कहा कि उन्होंने न सिर्फ ये कत्ल करवाया बल्कि इस कत्ल को अंजाम देने के लिए उन्होंने 3 सुपारी किलर्स को 5 लाख रुपए की सुपारी भी दी थी। उन सुपारी किलर्स का नाम भी मैं आपको बताना चाहूँगा। इनमें एक है 24 साल का नौजवान रिजवान, दूसरा है 28 साल का एक और नौजवान हबीबुल्ला और तीसरा है 30 साल का एक शख्स सुहेल पाशा। तो इन 3 सुपारी किलर्स को 5 लाख रुपए की राशि नागेंद्रप्पा के दोनों बेटों ने अपने बुजुर्ग बाप की हत्या करने के लिए दी थी। और इन सुपारी किलर्स ने पहले 9 नवंबर को नागेंद्रप्पा को रोड एक्सीडेंट में मारने की कोशिश की ताकि मामला एक्सीडेंट का लगे और गुमनाम अज्ञात गाड़ी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और जब एक्सीडेंट का केस हो तो कत्ल जैसी कोई बात सामने ही नहीं आए, किसी के गिरफ्तार होने की कोई वजह या गुंजाइश ही न बचे। तो पहली साजिश तो ये थी, लेकिन वो साजिश जो है फेल हो गई और वो एक्सीडेंट अटेम्प्ट फेल हो गया। उसमें नागेंद्रप्पा की ज़िंदगी बाल बाल बच गई, चोट तो आई लेकिन उसकी मौत नहीं हुई। इसके बाद कातिलों को लगा कि नागेंद्रप्पा अभी भी जिंदा है, 5 लाख रुपए की सुपारी भी ले चुके थे, तो उन्होंने दूसरा तरीका ये अख्तियार किया कि नागेंद्रप्पा जब भी अकेला कहीं से गुजरेगा तो उसको किडनैप करेंगे और किडनैप करके जहरीली चीज़ पिला देंगे। और 29 नवंबर को उसी तरह नागेंद्रप्पा को अगवा करके जहरीली चीज़ पिलाकर उसकी हत्या कर दी और सड़क के किनारे उसकी लाश फेंककर कातिल फरार हो गए। तो पूरा घटनाक्रम ये था जिसे पुलिस ने फाइनली सॉल्व कर लिया और उसका निचोड़ या लब्बो लुआब यह है कि 2 बेटों ने अपने पिता की
सुपारी देकर हत्या करवा दी। लेकिन यह हत्या उन्होंने करवाई क्यों, सबसे बड़ा सवाल यह है, यानी कत्ल का मोटिव क्या है, यह सबसे बड़ा सवाल है। और उसका जवाब यह है कि जब नागेंद्रप्पा ने दूसरी शादी की और घर में एक और बेटा आया, तो फिर ये जो बड़े बेटे थे मंजूनाथ और उमेश, उनको लगने लगा कि उनकी प्रॉपर्टी का जो हिस्सा है, नागेंद्रप्पा के पास जो लाखों रुपए की ज़मीन थी, उनकी प्रॉपर्टी का जो हिस्सा है वो हिस्सा डिवाइड हो जाएगा। और इसीलिए वो अपने हिस्से की ज़मीन जो है जल्द से जल्द अपने कब्जे में लेना चाहते थे और नागेंद्रप्पा पर ये दबाव भी बना रहे थे कि सारी प्रॉपर्टी, जो भी ज़मीन और प्रॉपर्टी है, वो उन दोनों भाइयों के नाम लिख दे, क्योंकि वही कानूनी तौर पर इस प्रॉपर्टी के वारिस हैं और उसके बड़े और जवान बेटे हैं। दूसरी शादी तो अभी उन्होंने की है। लेकिन नागेंद्रप्पा इस बात के लिए कतई तैयार नहीं थे। वो लगातार जो है टाल मटोल कर रहे थे और दोनों बेटों को प्रॉपर्टी और ज़मीन के बंटवारे के नाम पर फटकार दिया करते थे। इस बात से ये दोनों बेटे इतने खफा हुए और उनको लगा कि प्रॉपर्टी हमारे हाथ से चली जाएगी, तो उन्होंने खुद अपने पिता का कत्ल करने जैसा भयानक फैसला कर लिया। और एक ऐसे पिता का कत्ल जो खुद पुलिस से रिटायर हुआ था, और कातिलों में एक ऐसा बेटा जो खुद पुलिस का एम्प्लॉय था, यानी पुलिसकर्मी था। तो ये इस पूरी कहानी का एक शॉकिंग एलिमेंट है। शॉकिंग एलिमेंट दो है। एक तो यही है कि बेटों ने प्रॉपर्टी के लालच में अपने पिता की हत्या करवा दी। ये बात अपने आप में बहुत हैरान करती है। हालांकि इस तरह की घटनाएं आजकल बहुत सुनने को मिलती है, लेकिन चाहे जितना भी सुन लें, बीइंग अ ह्यूमन या एक जिसे कहते हैं ना लॉ अबाइडिंग सिटीजन, ये बात सुनकर जो है डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। आप लोगों को भी मुश्किल होता होगा। तो ये एक शॉकिंग एलिमेंट है। और दूसरा शॉकिंग एलिमेंट ये है कि एक पुलिस वाले ने दूसरे रिटायर्ड पुलिस वाले का कत्ल करवाने के लिए सुपारी किलर्स की मदद ली और 5 लाख रुपए की सुपारी देकर उसका कत्ल करवाया। और ये जो दो पुलिस वाले थे, इनके बीच का रिश्ता बाप और बेटे का था। ये एक शॉकिंग एलिमेंट है। तो खैर, आज की कहानी यहीं तक। आई होप कि मैं अपनी स्टोरी को जस्टिफाई कर पाया होऊंगा और आप लोगों को मेरी कही गई बातें जो है वो समझ में आई होंगी। अगर कोई कमी रह गई इस स्टोरी को लेकर, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मेरी रिसर्च जो है आज उतनी स्ट्रांग नहीं है शायद, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा और मुझे पॉइंट आउट भी कीजिएगा। और इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या सोचते हैं, आपका नज़रिया क्या है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आज मैं अपने किसी दर्शक का जो आप लोग कमेंट करते हैं उनका नाम नहीं पढ़ रहा हूँ या किसी का कमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ, और उसके पीछे की वजह मैंने आपको पहले ही बता दी है। लेकिन आगे नाम और कमेंट्स पढ़ने का ये सिलसिला बदस्तूर चलता रहेगा और हमारा जो 2 वे कम्युनिकेशन है वो भी जारी रहेगा। तो फिलहाल आज के लिए यहीं तक। मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।